काशी में एक और जगह बादल फटा और उसके बाद हालात बुरी तरीके से डिस्टर्ब हो गए। हमारे साथी अजय जांडियाल मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। अजय, ओवर टू यू। शुक्रिया राजीव। और बिल्कुल उत्तरकाशी में बादल फटने की इस घटना ने इस वक्त देश को कहीं ना कहीं देश भर में इससे काफी जो है लोग परेशान हैं, क्योंकि जो तस्वीरें वहां से सामने आई उसने अपने आप में बताया कि किस तरीके से एक पूरा हंसता खेलता गांव जो है पूरे तरीके से वो उस मलबे में तब्दील हो गया है और वो बड़ी एक परेशानी का सबब बना हो। और उत्तरकाशी में एक नहीं बल्कि दो जगह पर बादल फटे हैं। अभी सबसे जो ताजा खबर आ रही है उसके मुताबिक तो उत्तरकाशी में एक दूसरी जगह पर बादल फटा है, जिसमें सुक्की टॉप इलाके में जो है वो बादल फटने की घटना हुई है। सैनिक कैंप के पास का ये इलाका है और जिस जगह पहले धराली में बादल फटा था उससे कुछ किलोमीटर की दूरी पर भी बादल फटा है, जिसके कारण बड़ी तादाद में पानी और मलबा जो है वो नीचे आया है और सैनिक कैंप को भी इसका नुकसान पहुंचा है। हालांकि वहां पर कितना नुकसान जानमाल का हुआ है ये अभी साफ नहीं है, मगर बादल फटने की घटनाएं जो लगातार उत्तरकाशी में पिछले कुछ घंटे में हुई हैं उसने जो है वो कहीं ना कहीं लोगों को परेशान कर रखा है। इस वक्त रेस्क्यू टीम, सेना की टीम जो है वो लगातार मौके पर पहुंची हुई हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, ताकि अगर मलबे में कोई फंस गया है, मलबे में कोई दब गया है, उनको जल्द से जल्द निकाला जा सके। ये जो इलाका है पहाड़ी इलाका है, खासतौर पे बादल फटने की इस घटना से जो सड़क संपर्क है, चाहे वो सुक्की इलाके की बात की जाए या फिर धराली की बात की जाए, वो कट चुका है। 2 से 3 पुल बताए जा रहे हैं जो इस बादल फटने से आए मलबे के कारण जो है वो बह गए हैं और ये एक बड़ी समस्या इस वक्त जो है वो बनी हुई है। जिस तरीके की लगातार चीजें इस वक्त सामने आ रही हैं वो अपने आप में ये फोन तस्वीरें जब जो है भी वो आता आया रही हैं कि काफी तब भी मैं बुलेटिन जो हैं बिल्कुल बिजी रहा। बता दूं कि उत्तरकाशी से भगवान सिंह हमारे जो और सहयोगी हैं वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे जानेंगे कि आखिरकार किस तरीके की परिस्थितियां जो है वो बनी हुई हैं। खासतौर पे लगातार मौसम विभाग ने लगातार चेतावनी दी थी कि इस इलाके में बादल का सिलसिला, बारिश का सिलसिला जो है वो लगातार रहेगा। ऐसे में लोगों को एहतियात बरतने के लिए कहा गया था, मगर किसी ने ये नहीं सोचा था कि बादल फटेगा और उसके बाद इस तरह से मलबे का एक जो बड़ा सैलाब है वो इस गांव को, चाहे वो उत्तरकाशी का धराली हो या फिर सुक्की एरिया का इलाका हो, उसमें कोई नुकसान जो है, इस बड़ा नुकसान जो है वो हो सकता है। हमारे सहयोगी भी हमसे जुड़ेंगे, उनसे भी बात करेंगे, मगर उससे पहले एक और खबर ले लें। आपको बता दूं कि उत्तरकाशी के धराली में बादल फटने से हुई तबाही में जो अभी ताज़ा जानकारी आ रही है उसके मुताबिक अभी तक 4 लोगों की मौत की खबर है, जबकि 50 से ज़्यादा लोग जो हैं वो अभी तक जो लापता हैं, मलबे में दबे हो सकते हैं, इस चीज़ की आशंका है। क्योंकि अचानक से आए इस बादल फटने के बाद आए मलबे से लोग जो हैं वहाँ कितनी तादाद में लोग मौजूद थे, क्योंकि वहाँ पे होटल्स हैं, दुकानें हैं, लोगों के घर हैं, कई होम स्टेज वहाँ पे हैं। इस कारण ये अनुमान लगाना कि वहाँ पर कितने लोग थे वो जो है वो काफ़ी मुश्किल हो रहा है, क्योंकि प्रशासन की सबसे पहली प्राथमिकता ये है कि वहाँ जो घरों में मलबा घुसा है, जिन जगहों पर जानकारियाँ मिल रही है कि यहाँ पे लोग थे, वहाँ से पहले निकालने का जो है वो काम इस वक्त चल रहा है। और जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक आईटीबीपी की 3 टीमें, भारतीय सेना के जवान जो है जिनकी संख्या लगभग 150 से 200 हो सकती है, और उसके साथ साथ जो प्रशासन के लोग हैं, सिविल लोग, जो लोकल स्थानीय लोग हैं उस आसपास के इलाके के, वो मौके पर पहुंचे हुए हैं और वो लगातार इस चीज़ को देख रहे हैं कि आखिरकार कहाँ पे लोग फंसे हैं, उनको जल्द से जल्द निकाला जाए। वो सेना के साथ, आईटीबीपी के साथ मिलकर लोग जो हैं वो वहाँ से फंसे हुए लोगों को निकालने का काम कर रहे हैं। जो जानकारी है लगभग 15 के करीब लोगों को अभी तक मलबे से निकाला गया है, जबकि अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। जिस तरीके से लगातार समय बीत रहा है, जिस तरीके से लगातार अंधकार जो है वो छाने का सिलसिला शुरू हुआ है, शाम होती जा रही है, तो उसके बाद कहीं ना कहीं चुनौती ये रहेगी कि आखिरकार इस सैलाब से जूझ रहे इलाके में रेस्क्यू ऑपरेशन कैसे चलाया जाए। क्योंकि जो जानकारी है, बिजली पूरे तरीके से प्रभावित हो चुकी है, वहाँ पर सड़क संपर्क टूट चुका है, वहाँ पर मशीन्स को पहुँचाना जो मलबे को हटाने के लिए चाहिए उसमें समय लगेगा, और ये सबसे बड़ी चुनौती जो है वो बना हुआ है। मैं पीसीआर से जानना चाहूँगा, क्या उत्तरकाशी से हमारे सहयोगी भगवान सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं?
पीसीआर। आपको बता दूं कि लगातार जो उत्तरकाशी में हुआ है उसके कारण जो अभी जो तस्वीरें आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, ये इस तस्वीरें अपने आप में बता रही हैं कि कैसे चंद सेकंडों में जो है ये हालात जो हैं वो लगातार बिगड़े और उत्तरकाशी के इस धराली गांव जो एक दूर दराज का इलाका है वहां पर मौत का तांडव, ये कहूँगा कि ये अपने आप अचानक जो है वो चीज़ें वहां पे बदल गई। जिस तरीके से उस मलबे के अंदर लोग दबे हुए हैं, उनको जितनी जल्दी रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर निकाला गया तभी ये मुमकिन हो पाएगा कि उनकी जान बच सके। और इसीलिए जो उत्तराखंड प्रशासन है, केंद्र सरकार है, वो लगातार जो है इस पर नज़र बनाए हुए है। जो जानकारियां मिल रही हैं, लगातार केंद्र सरकार एनडीआरएफ की टीमों को वहां पहुंचने के लिए जो है वो उनको निकाल दिया गया है ताकि जल्द से जल्द उनको वहां पहुंचाया जा सके। सेना की अतिरिक्त टीमें जो हैं, अन्य जो आसपास के सैन्य ठिकाने हैं, कैंप्स हैं, उनसे वहां पर उनको पहुंचाया जा रहा है। 3 आईटीबीपी की टीम्स लगी हुई हैं, जबकि जो आम लोग हैं इस वक्त वो काफ़ी सहयोग जो है वो प्रशासन और वहां पर सेना के जवानों का, आईटीबीपी के जवानों का कर रहे हैं, क्योंकि बिना जो मैन पावर है वहां उसके इस रेस्क्यू ऑपरेशन को चलाना बेहद मुश्किल, क्योंकि जिस तरीके की परिस्थितियां हैं, जिस तरीके से बादल फटने के बाद मलबा आया है, कई मैट्रिक टन मलबा जो है वो उस इलाके में घुसा धराली में, और उसके बाद बड़ी बड़ी इमारतें, जो होटल्स थे, वहाँ पे बिल्डिंग्स थी, घर थे, उनको अपने साथ बहाता हुआ ले गया। और जो जानकारियाँ मिल रही हैं उसके मुताबिक इस मलबे के भीतर कई जो है वो लोग जो हैं वो दबे हो सकते हैं। 50 से ज़्यादा लोगों के दबे होने की आशंका है। और जिस तस्वीर को हम बार बार दिखा रहे हैं उसमें देखा जा सकता है कि कैसे जब ये सैलाब आया, जब ये मलबा आया, जब मकान, बिल्डिंग्स, होटल जो हैं वो ताश के पत्तों की तरह ताश के पत्तों की तरह बिखर रहे थे, उस वक्त उन लोगों को वहां से भागते हुए देखा जा सकता है। लोग अपनी जान बचाने के प्रयास कर रहे थे, मगर इतनी जल्दी वो मुमकिन नहीं था। हमारे साथ हमारे सहयोगी भगवान सिंह उत्तरकाशी से जुड़ गए हैं। भगवान सिंह, सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा, ये सैलाब जब आया तब वो तस्वीरें काफ़ी खौफनाक थी। अभी ताज़ा जो चुनौती है इस वक्त रेस्क्यू टीम्स के लिए, वो क्या बनी हुई है? देखते हुए पूरा उत्तराखंड देखने को और कहीं ना कहीं उत्तरकाशी में जब ये इस घटना को देखते उत्तराखंड सरकार नहीं, केंद्र सरकार बिल्कुल इसमें देखा जा रहा है कि वहां पे भेज दे, चीन हेलीकॉप्टर वहां पे भेज दे, बचाव के लिए वहां भेज दिए हैं। लगातार जिस तरह से जो बारिश हो रही है, तो कहीं ना कहीं उससे साफ जो देखने को मिल रहा है कि उत्तरकाशी में जो घटना घटी है, उस घटना देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड पे है। लेकिन जहां एक वहां पे अपनी ड्यूटी दे रही है, तो कहीं ना कहीं वहां पे बताया जा रहा है कि वो भी वहां, और कहीं में ये घटना घटी है। इस घटना देखते हुए उत्तराखंड सरकार ही नहीं, अन्य जगहों की सरकारें भी अलर्ट मोड पे है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह कहीं ना कहीं 2000 जो उस आपदा को देखते हुए फिर नजर जो यहाँ पे की जा रही है, आपदा कंट्रोल पे मॉनिटरिंग कर ली जा रही है। वही आके उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार वहाँ पे प्रशासन के साथ टीम बनाए हैं। तो कहीं ना कहीं सबसे महत्वपूर्ण की बातें हैं कि जहाँ एक तरफ आपदा कंट्रोल रूम और आपदा यहाँ पे मौसम विभाग ने जारी कर दिया था कि मौसम विभाग की भविष्यवाणी अलर्ट मोड पे ऑरेंज किया गया था, तो अधिकारियों ने क्यों नहीं ध्यान दिया जाए। घटना घटी है तो कहीं ना कहीं जो पहाड़ देख सकते हैं कि पहाड़ों में लगातार बारिश हो रही है। रुद्रप्रयाग के बिल्कुल। अब थोड़ा आपको बता दूं और जानकारी के लिए कि लगातार जो सिलसिला है प्रशासन के लिए वो इस वक्त काफ़ी चुनौती भरा बना हुआ है, क्योंकि जो जानकारियां हैं उसके मुताबिक उत्तरकाशी में एक नहीं बल्कि लगभग 2 से 3 जगह बादल फटने की घटनाएं हुई है। हमने बताया सुकी जो कि यहाँ से कुछ किलोमीटर की दूरी पर है, और तस्वीरों में देखा जा सकता है कि किस तरीके से उत्तरकाशी के धराली की ये तस्वीरें जो हम लगातार बता रहे हैं। राज्य प्रशासन के साथ साथ जो है वो केंद्र सरकार लगातार इस चीज़
पर गौर कर रही है कि कैसे जल्द से जल्द और ज़्यादा से ज़्यादा टीमों को वहां पर पहुंचाया जा सके, ताकि ज़्यादा जल्द जो लोग फंसे हैं मलबे में, जिनकी संख्या 50 से ज़्यादा बताई जा रही है, उनकी जान को बचाया जा सके। ये सबसे बड़ी चुनौती हमारे लिए बना हुआ है। हमारे साथ पूर्व एनडीआरएफ के पूर्व डीजी जो हैं वो भी बने हुए हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। सर, आपसे जानना चाहूँगा, जिस तरीके की ये परिस्थितियाँ बनी हैं, क्या लग रहा है प्रशासन और खासतौर पे जो रेस्क्यू टीम्स हैं उनको सबसे पहले क्या कोशिश करनी पड़ेगी, किस तरीके से रेस्क्यू करना पड़ेगा, क्योंकि 50 से ज़्यादा लोग जो दबे हैं उनका पता नहीं है वो कहाँ पे होंगे? जी हाँ, इस ऐसी परिस्थिति में एक बहुत ही चैलेंजिंग काम है। पहले तो पहुंचना वहां तक, क्योंकि जो कम्युनिकेशन के साधन है वो कट हो चुके हैं। वो उनके तबाही से वहां पहुंचना एक मुश्किल जी। काम होता है। वेदर कंडीशंस को वो भी मुश्किल हालात में हैं, लेकिन फिर भी जो एनडीआरएफ की टीम्स और दूसरी टीमें इस तरह के रेस्क्यू ऑपरेशन में जाती हैं, वो इक्विप्ड होती हैं कि रात को भी ऑपरेशन कर सकें। और इसमें जो हालात हैं, वो जो स्ट्रक्चर है, मलबा है, उसके नीचे लोगों के दबे होने की आशंका जो होगी, उसमें वो सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रखने में कामयाब होंगे। तो उनके पास लाइफ के सर्च के लिए न केवल डॉग स्क्वाड जी। बल्कि इक्विपमेंट्स भी होते हैं, और रात में काम करने की क्षमता भी उनमें है, क्योंकि लाइटिंग का अरेंजमेंट कुछ अपने पास है, जो और कुछ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से के सपोर्ट से वहाँ पर लाइटिंग का पर्याप्त अरेंजमेंट हो जाता है। तो इस स्थिति में भी यहाँ पर जो ऑपरेशन है वो मुश्किल से बाधित होगा और ये काम सुचारू रूप से चलेगा, ऐसे मेरी आशा है। और जो ये टीमें हैं उनके साथ बाकी टेक्निकल एस्पेक्ट्स भी हैं, और जो कोलैप्स स्ट्रक्चर जिसमें कि ये बोल्डर के नीचे या घर जो डैमेज हो गए हैं उनके नीचे अगर कोई दबे होने की आशंका है, तो कोशिश ये होती है कि जो गोल्डन आवर है जल्दी से जल्दी उसमें सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया जाए, ताकि जो लाइफ है उसको जल्दी डिटेक्ट करके और बाहर निकाला जाए, लोगों को राहत दी जाए। इस तरह से जो सारी टीमें हैं आपसी कोऑर्डिनेशन से जो एरिया है उसको बांटते हैं। इसमें पैरामिलिट्री के फोर्सेस के और भी विंग्स होंगे, आईटीबीपी के, आर्मी के, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ। तो आपस में ये कोऑर्डिनेशन वहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और अपने अपने स्ट्रेंथ के अनुसार, अपने अपने इक्विपमेंट और अवेलेबिलिटी के अनुसार, एक्सपीरियंस के अनुसार वो एरिया को डिवाइड करके और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करते हैं। और मुझे उम्मीद है कि ये ऑपरेशन वहाँ पर शुरू हो गया होगा, और अभी तक जो हालात हैं उसके अनुसार वहाँ पहुँचने में फिर भी उन्होंने कोई कामयाबी हासिल की होगी, और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बचाया जा सके इसका प्रयास फोर्सेज हमेशा करती हैं और इस बार भी करती रहेंगी। इसमें इतना अधिक डैमेज होता है क्योंकि एक ही जगह पर संजय जी, संजय जी, एक चीज़ आपसे जानना चाहूँगा, जैसा आपने बताया कि एरिया को डिवाइड करके यहाँ पर रेस्क्यू चलाया जाएगा, मगर जो लोग इस वक्त क्योंकि देश पूरा जो है वो चिंता में है, जो लोग फंसे हुए हैं उनकी जान बचाने के लिए, तो ऐसे में प्रायोरिटी कैसे रहेगी? क्योंकि कई जगह पर मलबा जो है वो 40 से 50 फीट की जो है ऊंचाई का होगा, कई जगह पे मलबा कम होगा, तो ऐसे में लोग ज़्यादा से ज़्यादा बच सके, कैसे आइडेंटिफाई किया जाएगा? और क्या ऐसे में जो समय सीमा है, कितने समय तक अगर मलबे में दबा हुआ शख्स, और ख़ासतौर पे जो मलबा पानी के साथ आया है, उसमें इंसान की जिंदगी के बचने के चांसेस रहते हैं? यह जो कोलैप्स स्ट्रक्चर है इसमें बचने के चांसेस फिर भी होते हैं, पानी में थोड़ा कम होता है क्योंकि पानी में सांस लेना मुश्किल है। कोलैप्स स्ट्रक्चर में जो एयर पॉकेट्स हैं उसके कारण लोग जी बच जाते हैं। लेकिन इसमें जहाँ तक आपने कहा कि ये कैसे डिसाइड करेंगे, तो उसमें जो रिहायशी इलाका है नेचुरली वहाँ पर लोगों के दबे होने की आशंका ज़्यादा है, तो उन घरों को जहाँ पर कि ज़्यादा लोग हैं वहाँ पर प्रायोरिटी होगी कि जो लोग उस तरह के घर में जो दब गए हैं या फंसे हुए हैं उनको भी बाहर निकाला जाए। और उस तरह के घर में ये ऑपरेशन, जैसा मैंने कहा कि लाइव डिटेक्ट करने के जो इक्विपमेंट हैं, चाहे वो और या डॉग स्क्वाड हो या इक्विपमेंट हो, उसकी सहायता से लोगों के खोजबीन जारी की जाएगी। लाइटिंग का अरेंजमेंट है और इक्विपमेंट इनके पास, चाहे वो पक्का स्ट्रक्चर ही क्यों ना हो, कंक्रीट स्ट्रक्चर ही क्यों ना हो, उसको काट करके उसको सपोर्ट सिस्टम से उसको अलग करके और लोगों को कम से कम नुकसान पहुंचे या ना नुकसान पहुंचे, उस तरह के प्रिकॉशन लेते हुए वहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया जाता है और लोगों के जो लाइफ सर्च
का ऑपरेशन जारी किया जाता है। यहाँ भी वही इम्पोर्टेंट है कि जहाँ कहीं भी लोगों के दबे होने की आशंका है उस एरिया में प्रायोरिटी के तौर पर, क्योंकि किसी भी रेस्क्यू और सर्च ऑपरेशन की प्रायोरिटी पहले जान बचाना होता है। आपको रोकना चाहूंगा संजय जी एक कुछ देर के लिए, और आपको बता दूं कि इस वक्त हम अपनी टीवी स्क्रीन पर जो हैं 6 तस्वीरें बता रहे हैं। ये 6 तस्वीरें जो हैं अपने आप में बताती हैं कि किस तरह का मंजर जो है उस वक्त वहां पे रहा होगा। पहली तस्वीर जिसमें देखा जा सकता है कि दराली में जो बादल फटा और उसके बाद साथ जो मलबा है, चंद सेकंडों में जो है धराली के ऊपर जो है पूरे तरीके से मलबा जो है वो छा गया और उसने पूरे तरीके से कई होटल, कई बिल्डिंग, कई घर जो है उनको तबाह कर दिया। दूसरी धराली गांव की वो तस्वीर जो मलबा फैलने के बाद की है, जिसमें देखा जा सकता है कि एक हंसता खेलता गांव जो है वो पूरे तरीके से मलबे में तब्दील हो गया है और 50 से ज़्यादा घर जो हैं इस मलबे में दब चुके हैं। तीसरी तस्वीर आप देखेंगे जिसमें देखा जा सकता है कि जो 50 लोग लापता हैं वो इस मलबे के भीतर कहाँ हैं, इस चीज़ का अनुमान लगाना अभी कम से कम जो है वो मुमकिन नहीं होगा, क्योंकि मलबा इतनी तेज़ी के साथ आया, कई घरों को, कई लोगों को अपने साथ जो है वो बहाता हुआ ले गया। और इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि कैसे एक शख्स जो है उस मलबे में जो फंसा हुआ था और उससे वो अपने आप को वहाँ से निकाल कर बाहर ला रहा है, किस तरीके से मुशक्कत कर रहा है, ये तस्वीर देखी जा सकती है। वहीं दूसरी जो घटना जो हर्षिल में हुई थी जहाँ बादल फटा था, उसकी तस्वीर भी आप देख सकते हैं कि कैसे पहाड़ के बीच से अचानक से जो है वो बादल फटा और नीचे सैन्य ठिकाना जो है उसके पास से होता हुआ निकला है। वहां पर भी बताया जा रहा है कि कुछ नुकसान है, हालांकि अभी तक सेना की तरफ से साफ नहीं हो पाया कि कितना नुकसान इसमें हुआ है। पांचवी तस्वीर में आप देख सकते हैं 4 लोगों के मरने की अभी तक पुष्टि हो पाई है, जबकि 50 से ज़्यादा लोग लापता हैं। लगभग 1 दर्जन से ज़्यादा, लगभग 12 से 15 लोगों को सेना और आईटीबीपी ने वहां से रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान जो है वो बचाया है। सबसे पहले सेना वहां पर पहुंची और उसने लोगों को वहां से इवैक्यूएट करने का सिलसिला शुरू किया और उसके बाद दराली गांव की जो चीख पुकार है, जो लोग भागते हुए दिख रहे हैं, उन तस्वीरों को देखकर अपने आप में अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किस तरीके की तस्वीर जो है यहाँ पर बनी हुई थी और किस तरीके से ये चीज़ जो है वो बनी हुई है। आपको हमारे साथ संजय जी जुड़े हुए थे, फॉर्मर डीजीपी एनडीआरएफ, उनका हम शुक्रिया करेंगे। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अगली जो एक खास स्पेशल रिपोर्ट हमने इस पे तैयार की है, पहले आपको वो दिखाते हैं। ये देखिए रिपोर्ट। 16-17 जून 2013 जब उत्तराखंड के केदारनाथ में भारी बारिश हुई, जिसके बाद बादल फटा और फिर चोराबारी ग्लेशियर झील से अचानक बढ़े जलस्तर के कारण भयानक बाढ़ और भूस्खलन हुआ, जिसके बाद ऐसी तबाही आई कि 5000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। और फिर चोराबारी ग्लेशियर झील से अचानक बढ़े जलस्तर के कारण भयानक बाढ़ और भूस्खलन हुआ, जिसके बाद ऐसी तबाही आई कि 5000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई।